हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं एक शॉर्ट नाइटी पहनकर घर के आंगन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती उस ब्लैक नाइटी में और भी ज़्यादा निखर कर आ गई थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने जेठ जी खड़े थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आज तो क़यामत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरी 40 साल के जेठ बिना शादी के थे। किसी काम के सिलसिले में वह शहर में हमारे घर आए थे, जो देखने में बहुत सुंदर थे। जब वह हमारे घर आए, उस समय मेरे और मेरे पति के बीच अनबन चल रही थी। मुझे उनसे खुशी चाहिए थी, लेकिन मेरा पति मुझे नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने पति के लिए अपना कमरा सजाया था। उस रात पति की जगह जेठ कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे 2 चीज़ों का ज़्यादा अनुभव है। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे पूरी तरह से। आज जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पति नहीं, बल्कि मेरे जेठ खड़े थे। उस समय मैं शॉर्ट नाइटी ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे पति होंगे, लेकिन सामने तो जेठ जी थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा पति मुझे देखे। लेकिन जो मैंने अपने पति के लिए किया था, उसका आनंद जेठ जी ले रहे थे। वह तो मुझे अलग ही नज़रों से देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बहुरानी कहाँ जा रही हो? मुझे पानी ही नहीं दोगी क्या? उनके सामने उन छोटे कपड़ों में मुझे शर्म आ रही थी, और इसलिए मैं कपड़े बदलने कमरे में जा रही थी। मैंने जेठ जी से कहा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और बाहर आई। मैंने जेठ जी को चाय और पानी दिया। वह अभी भी मुझे उसी ही नज़र से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, आज क्या खास बात है? शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। सच तो यह है कि दरवाजे पर मुझे आपके भाई की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव, यह भी मेरे लिए शुभ है। अब उन्होंने सब कुछ देख ही लिया था, तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। पति पत्नी के बीच की रुचि बनी रहे, इसीलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज़ प्लान करना चाहिए। यह मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज मैंने इसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन देखो ना, तुम्हारा भाई समय पर आया ही नहीं। मैं अपने जेठ जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा पति राजेश घर आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 2 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन वह 2 घंटे देर से घर आया था। अगर वह समय पर घर होता तो भैया को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही भैया को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। देखता भी कैसे? उसे पता था कि मैं गुस्से में लाल हो गई थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं किचन में चली गई। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी, तब मुझे समझ में आया कि भैया अब 1 महीने के लिए हमारे घर में रुकने वाले थे। मेरे जेठ जी मेरे पति के मामा के बेटे थे। वह मेरे पति से उम्र में बड़े थे। उन दोनों की बातें चल रही थी और मैं किचन में खाना बनाने लगी। रात को जल्दी खाना निपटाकर मैंने जल्दी से किचन भी साफ़ किया और फिर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मेरा पारा चढ़ गया था, क्योंकि जो बेड मैंने प्यार के पल बताने के लिए सजाया था, उस बिस्तर पर मेरा पति ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा था। सजे हुए बिस्तर को देखकर क्या उसे इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने बिस्तर क्यों सजाया है? उसे बीवी से ज़्यादा नींद क्यों प्यारी थी? उस समय मैं गुस्से में बिल्कुल अपने कमरे में ना जाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। हॉल में बैठकर मैं खुद से ही बड़बड़ा रही थी और मुझे जेठ जी का भी ध्यान नहीं था। कुछ समय पहले ही जेठ जी मेरी बगल में आकर बैठ गए थे। उनकी ओर भी मेरा ध्यान नहीं गया। जब जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि पहले ही मैं अपने विचारों में डूबी हुई थी। जेठ जी के अचानक आ जाने से मैं डर गई थी। मुझे इस तरह चौंका हुआ देखकर वह बोले, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? तब मैं उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की ओर ले गई। वहाँ मैंने उन्हें वह सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। जेठ जी बोले, अरे तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह सजाया है। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। मैं गुस्से में उस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, जेठ जी, मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। मैं गुस्से में क्यों हूँ, लगता है आपको समझ में नहीं आया। तब जेठ जी बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यकीनन तो वो बिस्तर तुमने राजेश के साथ प्यार भरे पल बिताने के लिए सजाया था, लेकिन राजेश अब वहाँ ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार रहा है।
जेठ जी बोले, सच में तुम्हारी पसंद गलत निकली। राजेश बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शायद उसे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं है। तुम्हारी जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक पति चाहिए था। लेकिन देखो किस्मत का खेल, राजेश का भाग्य अच्छा है कि उसे तुम्हारी जैसी सुंदर और आकर्षक लड़की मिली है। जेठ जी ने मेरी सुंदरता की तारीफ़ की। यह सुनकर मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई महीनों से मैंने राजेश के मुंह से अपनी सुंदरता के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आदमी को काम में व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में पत्नी होती है। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका खुद का परिवार भी है। बात करते करते मैंने जेठ जी के साथ बहुत सारी बातें कर ली थी। तब जेठ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं हूँ ना। तुम जो भी चाहती हो वह मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए समय निकाल लूँगा। मैं राजेश को भी समझा दूँगा। जेठ जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हल्का हो गया तो मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैं राजेश की ओर पीठ करके सो गई थी। अगले दिन रोज़ की तरह राजेश टिफ़िन लेकर अपने काम पर निकल गया था। जेठ जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दोपहर पर बजे ऑफिस में जाना है। जेठ जी 40 साल के थे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वह बहुत हैंडसम थे। उन्होंने अपने शरीर को भी एकदम से फिट कर रखा था। उस दिन जेठ जी नहाकर बाहर आए। वह केवल तौलिया लपेटे हुए हॉल में आए थे। उन्हें देखकर मैं शर्मा गई। जेठ जी 40 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। वह मेरे सामने बिना शर्ट के खड़े थे। वह सिर्फ तौलिया लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। उन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे शर्माता हुआ देखकर वह वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वह पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब वह घर आए थे तो थोड़ी ही देर में मुझे उनसे बैरियत हो गई थी, लेकिन अब वह मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे आसपास है। उस दिन जेठ जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वह बोले, भाभी कल मैंने जल्दी आकर तुम्हारा प्लान ख़राब कर दिया था। आज रात मैं थोड़ी देर से घर आऊँगा। अगर ज़रूरी हुआ तो मैं बाहर ही खाना खा लूँगा। तुम अपने पति के साथ समय बिताना सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जेठ जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया था। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। उसी वक्त मैंने राजेश को फ़ोन किया। शायद वह काम में व्यस्त था क्योंकि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा कि वह जल्दी घर आ जाएगा, इसलिए मैंने शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम को हो गई, लेकिन राजेश ने पूरे दिन में मेरा कोई कॉल नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का जवाब सिर्फ ओके दिया था। इससे मुझे समझ में आ गया था कि आज वह जल्दी घर आ जाएंगे। वह जल्दी घर आया। यह देखकर मैं खुश हो गई कि वह मेरे लिए जल्दी आए हैं। लेकिन आते ही राजेश मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकी क्योंकि वह पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था और वैसे भी वह मेरा ही पति है। उनसे ज़बरदस्ती करना या किसी भी चीज़ की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज का दिन राजेश के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ़ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम निपटाने के बाद मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 11 बजने वाले थे। जेठ जी अभी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फ़ोन करने का सोचा, तभी घर का दरवाज़ा खुला और वह अंदर आ गई। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह खाना खाकर आए हैं। 2 मिनट मुझसे बात करके वह अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जेठ जी का ऑफिस का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक का था। वह सुबह से काम में मेरी मदद करते थे। जिस तरह से मेरी मदद करते थे वैसे ही मदद मेरे पति ने कभी नहीं की थी। जेठ जी के साथ जो भी लड़की शादी करेगी वह बहुत किस्मत वाली होगी। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं था क्योंकि वह हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट थे। उस दिन रात को मैं हमारे कमरे में राजेश के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट मैं धोने के लिए निकाल रही थी। तब मुझे उसकी पैंट की जेब से दिल्ली का टिकट मिला। मैंने उनसे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? तब उसने कहा, हाँ कुछ दिनों के लिए मुझे दिल्ली जाना है ऑफिस से। मुझे यह टिकट मिला। ऑफिस में पार्टी का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि राजेश मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उनसे कहा, अच्छा पार्टी है तो फिर हमें कब निकलना है?
तब उसने कहा, हमें? यह तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, राजेश, पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। राजेश बोला, पूजा, पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, वह परिवार का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद करो, पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूँ। यह कहकर राजेश ने पल भर में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन राजेश दिल्ली के लिए निकल गया। वह 3 दिनों के लिए दिल्ली गया था। उसने कहा कि पार्टी 1 दिन की है, लेकिन उसके बाद 2 दिन दिल्ली के ऑफिस में उसका कुछ काम है। उसके जाने के बाद जेठजी के साथ मैं घर में अकेली थी। उसी दौरान जेठजी के ऑफिस में भी पार्टी थी। जेठजी मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले गई। एक तरफ मेरा पति था जो मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए तैयार नहीं था, दूसरी तरफ मेरे जेठजी थे, मेरे सभी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, खुद मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए थे। उस पार्टी में वह मुझे इस तरह से अपने साथ घुमा रहे थे जैसे मैं उनकी प्रेमिका हूँ। पार्टी शुरू होने से पहले वहाँ अवार्ड फंक्शन था। जेठजी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। अवार्ड स्वीकारते समय भी वह मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। वह मुझे हर छोटी चीज़ में प्राथमिकता दे रहे थे। पार्टी से घर आते समय मैंने उनसे पूछा, जेठजी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए थे? वो तो आपकी ऑफिशियल पार्टी थी ना। तब जेठजी ने कहा, अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना बहुत बोली हो। वो पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, असल में हमें अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाहिए। यह पार्टी में आने से पहले बताया जाता है कि परिवार के सदस्यों के लिए भी तो पार्टी होती है। जेठजी ने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझा दिया था। उस रात घर जाकर जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मेरी ड्रेस का पीछे का हुक नहीं खुल रहा था। राजेश भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लूँ। मैं खुद की कोशिश करने लगी। तब अचानक जेठजी मेरे कमरे में आ गए। मुझे इस तरह परेशान देखकर वह मेरे पास आए। वह बोले, भाभी, मैं अपना प्रॉब्लम लेकर यहाँ आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल में लग रही हो। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने आगे आकर मुझे हाथों से मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया। उसके बाद वह कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, जेठजी, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है? तब वह बोले, भाभी, एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसी बीच मेरे कमरे का एसी बंद हो गया है। रात भर मैं एसी के बिना कैसे सोऊंगा? अब सोने का क्या करें, यह तुम ही बताओ। हमारे घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, एक हमारे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। जेठजी गेस्ट रूम में सोते थे। अब उन्हें नींद नहीं आएगी, यह सुनकर मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। उस रात जेठजी मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोए थे। राजेश की जगह आज उन्होंने ले ली थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कुछ ही दिनों से भैया मुझे अपने साथ इतना कंफर्टेबल बना देंगे यह मुझे अंदाज़ा नहीं था। ऐसे ही अगले दिन जेठजी की छुट्टी थी। घर का राशन भी ख़त्म हो गया था। मुझे खरीदने के लिए बाहर जाना था। राजेश बाहर जाने से पहले मुझे पैसे देकर नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज़ थी तो दूसरी ख़त्म हो गई थी। मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं बचे थे। मैंने राजेश को फ़ोन करना शुरू किया, तभी जेठजी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, भाभी, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने जेठजी को सहमति दी। फिर तैयार होकर कुछ समय बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले जेठजी मुझे होटल में खाने के लिए लेकर गए। खाना खाकर हम मॉल में ख़रीदारी करने के लिए गए। मॉल में जो भी चीज़ मुझे पसंद आई जेठजी ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे जेठजी ने चुकाए थे। राजेश तो हमेशा मेरे पीछे चिल्लाता था। राशन के अलावा एक भी चीज़ अगर मैंने ज़्यादा ली तो वह तुरंत मेरे पीछे खर्चे का रोना रोने लगता था, लेकिन जेठजी ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे जो जो चाहिए था उन्होंने वह दिला दिया था। उनके व्यवहार से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। उस दिन रात को मैंने मॉल से ख़रीदा हुआ नाइटी ड्रेस पहना हुआ था। मुझे उस ड्रेस में देखकर जेठजी मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, भाभी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात भी वह मेरे साथ ही मेरे कमरे में सोए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने उनकी तरफ खिसक कर अपने गले लगा लिया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं उनके बेहद करीब थी। मैं तुरंत जेठजी से दूर हो गई। उठकर मैं अपने काम में लग गई। आज भी जेठजी ने छुट्टी ली थी। सुबह नाश्ता करने के बाद किचन में बर्तन साफ़ करने लगी, तभी अचानक जेठजी मेरे पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबुन का झाका था। जेठजी ने अचानक मेरे पेट में चुटकी काटी। उनके स्पर्श से मैं काँप गई थी।
तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जेठ जी के ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मेरे हाथ का झाग जेठ जी के चेहरे पर लग गया था। यह देखकर मैं हंसने लग गई थी। मुझे हंसता हुआ देखा तो जेठ जी मुझे प्रेम भरी नज़रों से देखने लगे। उनकी नज़रों में भी बहुत प्यार था। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यह देखकर मैंने हंसना बंद कर दिया। उनसे दूर होते ही मैंने उनसे पूछा, आपने क्यों चुटकी काटी? तब उन्होंने कहा, भाभी मैंने तुम्हारे पेट पर लाल चींटी देखी थी, उसे ही हटा रहा था। बात करते करते जेठ जी ने मेरा हाथ का झाग अपने चेहरे पर लगा दिया। फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते करते उन्होंने मुझे पीछे से ज़ोर से गले लगा लिया। धीरे धीरे वह अपनी मर्यादा भूलने लगे। हमारे बीच कुछ गलत होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। उस दिन पूरा दिन मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल चलता रहा। वह मेरे बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था। वह वैसे भी राजेश मुझे नज़रअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा आदमी तो कम से कम मेरी देखभाल और परवाह कर रहा था। भाई साहब को क्या चाहिए था, मुझे अब समझ आ गया था। पिछले कुछ दिनों से राजेश से जिस सुख की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो सुख शायद मुझे जेठ जी से मिलने वाला था। जेठ जी राजेश से उम्र में बड़े थे, राजेश से ज़्यादा स्मार्ट और दिखने में भी अच्छे थे। निश्चय ही वह दो बातें अच्छे से जानते होंगे कि किसी औरत को कैसे खुश रखना होगा। रात को भी राजेश के घर आने की संभावना थी, लेकिन वह रात को 9 बजे घर आ गया। सोने से पहले मैंने दूसरा नाइटी ड्रेस पहना था। राजेश ने वो ड्रेस मेरे ऊपर देखा, फ़ौरन मुझसे पूछा, 2 दिन में यह ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उसे यह नहीं बताया था कि वह ड्रेस जेठ जी ने मुझे दिलाया है। मैंने कहा मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे मैंने यह ड्रेस खरीद लिया। राजेश मुझे शक भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नज़रों की ओर उसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में मैं सोचकर क्या कर सकती हूँ। मेरी परवाह जेठ जी को थी, मेरी भावनाओं का सम्मान करते थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि वह ही मुझे फूल की तरह संभाल कर रख सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले मालिक के आसपास दिखनी चाहिए, यह मुझे समझ अच्छी तरह से आ गया था। उस दिन मैं राजेश से थोड़ी दूर थी। अगले दिन राजेश और जेठ जी अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय पर मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल आ रहे थे कि जेठ जी के पास जाकर मैं राजेश को धोखा दूंगी, ऐसा मुझे लग रहा था। उस समय मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने जेठ जी और राजेश को एक संदेश भेजा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। संदेश भेजने के 20 मिनट बाद जेठ जी घर आ गए। घर में आते ही वह मेरे कमरे में आए। मेरे पास आकर वह मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना देखकर जेठ जी बोले, भाभी तुम भी क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। यह संदेश पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताओ, यह मजाक करने का समय नहीं है। तब मैंने जेठ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम्हारे और राजेश के प्यार का अंतर देख रही थी। मेरी इस परीक्षा में आज तुम पास हो गए हो। जेठ जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी 40 साल की तपस्या आज समाप्त होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि कुछ ही समय में हम अपने प्यार के पलों का आनंद लेने वाले थे। लेकिन तभी राजेश कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मेरे पास आकर जेठ जी को मुझसे दूर धकेल दिया। उसने मुझसे कहा, यह सब क्या चल रहा है पूजा? तुम अपने जेठ के साथ यह सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? हाँ, नहीं आया मुझे तुम्हारा ख्याल। जब तुम अपनी रागिनी के साथ होते हो तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल आता है? मेरी तबीयत खराब हुई, यह मैसेज देखकर भी तुम घर नहीं आए। यह मुझे पता था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और भैया का एक साथ सेल्फी वाला फ़ोटो भेजा। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूँ। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का चरित्र साफ हो। मेरी नज़र से पीछे तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो मेरा और जेठ जी का रिश्ता भी सही है। हम दोनों जो कुछ कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। पूजा, कुछ भी बकवास मत करो। कौन सी रागनी? राजेश का नाटक शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और उस घर में रुकी हुई थी। मैंने उससे कहा कि राजेश, तुम और कितना झूठ बोलोगे
ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर उस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च करते हो, लेकिन पत्नी ने एक चीज़ मांगी तो उसके लिए पीछे खर्च कर रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी हुई थी, तुम्हें खुश करने के लिए। कभी कमरा सजाती तो कभी कैंडल लाइट डिनर तो कभी कुछ और करती थी। शायद मुझसे कोई गलती होगी, तुम्हें जो प्यार चाहिए वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी, ऐसा मुझे लगता था। मैं खुद को दोषी मानती थी। मुझे जेठजी ने समय पर तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और अपने साथ कुछ बुरा कर बैठती। उस सारी कठिन परिस्थितियों में जेठजी ने मुझे संभाला था। और हाँ, तुम जिस शक नज़र से हमें देख रहे थे वह नज़र एक बार हटा लो। जेठजी और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सबक सिखाने के लिए मैं उनके साथ मिलकर यह नाटक कर रही थी। आज जो तुमने देखा वह भी हमारे नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ। अब राजेश मेरे सामने सिर झुकाए हुए खड़ा था। मैं अपना बैग उठाकर अपने मायके जाने रही थी। अब आगे मैं कुछ नहीं सहन नहीं कर सकती थी। राजेश को उसकी गलती का भी समझ आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मुझे मौका जाने से रोक लिया। उसने मुझे माफ़ी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा, वह मेरे साथ वफादार रहेगा। जेठजी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उनका भी विवाह हो चुका था, उनकी 10 साल की बेटी भी थी, लेकिन 1 साल पहले उनकी पत्नी ने उन्हें इस तरह से धोखा दिया था। घर गृहस्थी का महत्व अच्छे से पता था। उनकी गृहस्थी बचाने के लिए कोई उनकी मदद नहीं कर सका था, लेकिन उन्होंने मेरी गृहस्थी बचाने में मेरी बहुत मदद की थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कीमती चीज़ खो दी थी, उनकी गृहस्थी। उन्हें उसकी कदर थी। जिसने वो खोया हो उसे ही उसकी कीमत पता होता है। आज जेठजी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा सकती थी। आजकल हर दूसरा पुरुष या स्त्री अपना अच्छा खासा परिवार चलाते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं। यह कोई ट्रेंड नहीं है। बाहर का व्यक्ति आपको अपने परिवार के सदस्यों की तरह संभाल नहीं सकता, वह केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा। ऐसे बढ़ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी स्त्री का तुरंत मायके जाना आपके पति को आज़ादी देने जैसा होता है। इसलिए परिस्थिति से भागने के बजाय परिस्थिति का सामना करना चाहिए। पति चाहे कितना भी गलत रास्ते पर चल जाए, एक पत्नी ही है जो उसे सही और सीधा रख सकती है। यह हर स्त्री को समझना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में।